हेलो बच्चों, मैं रीता चौधरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। क्लास 8 के बच्चों के लिए है। भाग 1 पाठ है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। बच्चों, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे देश में व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत से देश के लोग आए। उसी में से यूरोपी भी आए। यूरोपी में पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भी थे। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि उन लोगों ने व्यापार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए और कैसे हमारे भारत में शासन किया और राज्य किया। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अच्छा, अंग्रेज, फ्रांसीसी व अन्य यूरोपी की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न तरीके अपनाए। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय व क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, जिससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद भी देते थे। जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वे सर्वा यानी मुख्य देश बन जाता है। अब मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश यानी पहला देश उन्नति करता चला जाता है, और जबकि दूसरा देश यानी उपनिवेश वाला देश, दूसरा देश अवनति की तरफ जाने लगता है। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य बनाया क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे। अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति मात्र का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दामों में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहे। वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर तक बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, कहवा, चाय आदि। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेलवे लाइनें और सड़कें भी शुरू करवा दिया, जिसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें खोदना चाहते थे। वे जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। बच्चों, ये है फिगर, ये है कपास, भारत में कपास की पैदावार, ये कपास का चित्र है। और ये है एजेंट अंग्रेज एजेंट भारतीयों को महंगे दाम में कपड़ा बेचते हुए। ये चित्र बच्चों भारत से कपड़ा यानी कच्चा माल इंग्लैंड भेजते हुए, तौल कर रहे हैं कच्चे माल का। ये है कारखाना, इंग्लैंड के कारखाने कच्चे माल से कपड़ा बनाते हैं। ये कपड़ा हमारा बन रहा है इंग्लैंड में, और यहाँ बना के भारत में महंगे दामों में बेचते थे और यहाँ का पैसा अपने देश ले जाते थे। भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाए और कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था तथा उसकी लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकर हाथ से बना कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लगता था तथा उसके कपड़े की बिक्री भी कम होती थी, कम दाम में होती थी। इससे हमारे भारतीय बुनकरों की दशा खराब हो गई, उनकी हालत खराब हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, काफ़ी, चाय के बागान में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों में इंग्लैंड के कारखानों में बेचती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत यूरोप में अधिक
दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार के लिए यह सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइनें, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और इसका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड और फ्रांस से सैनिक बुलाने लगी। ये बच्चों लॉर्ड क्लाइव है, बंगाल के नवाब मीर जाफर से मिलते हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया, अगुवाई की और भारत के राज और विदेशी कंपनियों की सेना। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इससे उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध भी होते थे और वे विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगीं। अगर कंपनी किसी राजा का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उनके लिए लड़ने भेज देती थी तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थीं। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास यानी परेड और ड्रिल के साथ अनुशासित थी। इन विशेषताओं के कारण यूरोपियों का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार में कई रियायतें ऐंठने लगी। यह बच्चे ड्रिल करते यानी परेड कर रहे हैं, सैनिक अभ्यास करते हुए बंदूकों से। ये उनके तोप हैं। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उन्हें धन भेंट देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार में काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उनके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। इस इलाके के गांव शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी। भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियाँ किलेबंदी भी की और वे भारत में एक दूसरे से कई युद्ध भी लड़े। इसके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता। अंत में 1760 ईस्वी में वाड़ीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रहे। प्रथम युद्ध कर्नाटक का लड़ा गया था 1746 से 48 ईस्वी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 ईस्वी तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी तक लड़ा गया था। अंग्रेजों, राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात खटकने लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनवाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे और इस तरह कंपनी तो धनवान हो रही थी, पर उसके कर्मचारी और अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर भारत से लौटते थे।
कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती। जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे उनके किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती रहती थी। जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटा कर वे ऐसी किसी व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक टोक ना लगाए। बच्चों आज यहीं तक। उससे संबंधित कुछ गृह कार्य है जो बच्चों अपनी कॉपी में कर लेना। अंग्रेजों ने व्यापार के लिए भारत की क्या क्या महत्वपूर्ण थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका योगदान था, विशेष योगदान था। तीसरा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान कहाँ लगाती थी। इसके बारे में बच्चों कॉपी में लिख लेना अपने। इसी के साथ ये आज की यहीं तक, आगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।